गुजरात के अंदर चालुक्य वंश के शासन की बात करें तो मूलराज सोलंकी, जिन्होंने कि 942 के अंदर सोलंकी वंश की अनहिलवाड़ पाटन के अंदर इस राजवंश की स्थापना की थी। इन्होंने 942 से लगा करके और 997 ईस्वी संवत तक अपना शासन चलाया। उसके बाद में दूसरे शासक बने चामुंडराज, जिन्होंने 997 से लगा करके 1010 ईस्वी संवत तक यहाँ की शासन व्यवस्था की बागडोर को संभाला। उसके बाद में तीसरे शासक बने वल्लभराज, जिन्होंने मात्र 6 महीने के अपने कार्यकाल के अंदर ये चेचक की बीमारी से वीरगति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में नए शासक बने दुर्लभराज, जिन्होंने 1010 से 1022 ईस्वी संवत तक सोलंकी वंश की बागडोर को संभाला। ये सारी बातें अपन इस चैनल BS सोलंकी निम्बज के चैनल के पार्ट 1 के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस सोलंकी वंश के 5वें शासक भीमदेव प्रथम। यहाँ भीमदेव प्रथम के विषय में मैं आगे की चर्चाएं शुरू करूं, इससे पहले ये बताना आवश्यक है कि दुर्लभराज के कोई संतान नहीं थी। इसलिए अगर इनके पिता की बात करें तो ये दुर्लभराज और ये 3 भाई थे, वल्लभराज, दुर्लभराज और नागराज। तो दुर्लभराज के सबसे छोटे भाई नागराज के पुत्र भीमदेव, जिनका पाटन की राजगद्दी पर राजतिलक किया गया, ये महान धनुर्धर थे और इन्होंने इस राज्य की सत्ता को 1022 से लगा करके 1064 तक संभाला। साथ ही साथ इनकी मूल बात करें तो इनके 2 पत्नियां थी। एक जूनागढ़ के चुड़ासमा राजा राव खंगार की पुत्री, जिनका नाम उदयमती था, और उनसे उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था कर्णदेव। दूसरी पत्नी, जिनको कुछ इतिहासकार चाहुला देवी भी कहते हैं, जिनको बकुला देवी के नाम से जाना जाता है। भीमदेव जब सोमनाथ के मंदिर की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को करने के लिए सोमनाथ में कुछ समय तक रुके हुए थे। ये बकुला देवी एक नृत्यांगना थी और इसके रूप और गुण से प्रभावित हो गए और उन्होंने बकुला देवी से शादी कर ली। इस प्रकार से बकुला देवी जो है भीमदेव की दूसरी रानी कहलाई। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था क्षेमराज। ये वही भीमदेव सोलंकी है जिनके शासनकाल के अंदर मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था। अब आक्रमण करने की मूल वजह ये थी कि उस समय में ये सोलंकी वंश का शासन, ये कहिए, या गुजरात इतना समृद्ध था कि सोमनाथ का जो मंदिर था उसका गर्भगृह सोने की दीवारों से बना हुआ था। वहाँ के घंटे, घड़ियाल वगैरह सारे सोने के बने हुए थे और लूटने के उद्देश्य से ही मोहम्मद गजनवी जो है गुजरात की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ये समाचार भीमदेव प्रथम को मिलते हैं, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इससे पहले जश जो है भीमदेव मालवा से युद्ध करके लौटे ही थे और उन्होंने ताबड़तोड़ अपनी जो भी सेना थी उसको इकट्ठा करने के बाद ये मोढेरा के अंदर जो है मोहम्मद गजनवी के सामने आ धमकते हैं और मोढेरा के अंदर भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गजनवी की विशाल सेना के सामने निसंदेह भीमदेव जो है पराजय की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे समय में मंत्रियों की सलाह को मान करके और भीमदेव जो है वहां से निकल जाते हैं और वो कच्छ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कच्छ की तरफ चले जाने के बाद में उन्होंने पूरी तरह से और अपने हथियार डाल दिए। वहां जाकर के उन्होंने वहां के आसपास के राजाओं के साथ में मिल करके इस मोहम्मद गजनवी को लूट करके जाने से कैसे रोका जाए, इसके लिए उन्होंने वहां पर योजना बनाई और योजना बनाने के बाद में उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली कि वो सोमनाथ से लौटते वक्त मोहम्मद गजनवी पर हमला करेंगे और उसको लूट करके नहीं जाने देंगे। परंतु मोहम्मद गजनवी को गुप्तचरों के माध्यम से ये सूचना मिल गई कि भीमदेव लौटते समय जो है उस पर आक्रमण करने वाला है और इस सूचना को पाते ही मोहम्मद गजनवी ने लौटने का रास्ता बदल दिया और वो सिंध से लौटना चाहता था।
जैसे ये समाचार भीमदेव को मिले, भीमदेव में तुरंत ये समाचार जो है सिंधी लुटेरों के पास में पहुंचाया और सिंधी लुटेरों ने मोहम्मद गजनवी के ऊपर हमला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोहम्मद गजनवी का आधा खजाना तक लूट लिया। अगर भीमदेव के जीवन की उपलब्धियों की बात करें तो गुजरात के अंदर मेहसाणा के पास में मोढेरा का सूर्य मंदिर जो पुष्पावती नदी के किनारे आया हुआ है, वो भी भीमदेव प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया। और बात करें अगर आबू के परमारों की, जैसा अपन जानते हैं कि मूलराज सोलंकी के समय में आबू जो है वो सोलंकियों के अधीन आ चुका था और वहाँ के परमार शासक जो हैं वो सोलंकियों के सामंत की तरह काम करते थे। लेकिन जैसे ही उस समय के परमार शासक धंधुक ने ये देखा कि भीमदेव प्रथम या सोलंकी शासन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और ये समाचार जैसे ही भीमदेव को मिलते हैं, वो अपनी सेना के साथ में फिर आबू पर्वत के ऊपर आक्रमण करता है, धंधुक को हरा करके उस शासन और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद में उनके मंत्री विमल शाह को वहां का सामंत बनाता है। ये वही विमल शाह है जिन्होंने आबू पर्वत के ऊपर जैन मंदिर बनाए, विमल वसई के डेरासर बनाए, अंबाजी के पास में कुंभारिया के डेरासर बनाए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो भीमदेव प्रथम के मंत्री या सामंत कहिए विमल शाह के द्वारा भीमदेव प्रथम के शासनकाल के अंदर ये सारी चीजें बनी। 1027 की बात करें तो 1027 के अंदर केवल 1 साल का डिफरेंस है। आप सोचिए 1026 के अंदर मोहम्मद गजनवी जो है वो सोमनाथ में आक्रमण करता है और 1027 के अंदर पुनः जो है सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के लिए भीमदेव स्वयं वहां पर पहुंच जाता है और अपनी देख रेख के अंदर जब सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा होता है, वहां एक नृत्यांगना होती है जिसका नाम था बकुला देवी। उसके नृत्य और गुणों से भीमदेव इतना प्रभावित हो जाता है कि वो बकुला देवी से शादी कर लेता है। यहां भीमदेव प्रथम की अगर महारानी कहिए, राजरानी कहिए, पटरानी कहिए, रानी उदयमती के द्वारा राण की वाव, पाटन के अंदर आज भी राण की वाव जो है एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। 1064 के अंदर रानी उदयमती के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि मारू गुर्जर शैली में बनी हुई है और ये जया प्रकार की बावड़ी है। इस बावड़ी की जो बात करें तो ये बावड़ी इतनी सुंदर, इतनी मोहक और इतनी साइंटिस्ट तरीके से बनाई गई है कि 38वीं यूनेस्को सम्मेलन के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया। और 2018 के अंदर जो 100 की नोट आई, उस 100 की नोट के ऊपर भी ये राण की वाव का चित्र छपा हुआ है। बावड़ियों की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राण की वाव की जब बात आई तो कि साहब ये जया प्रकार की बावड़ी है। तो बावड़ियाँ कितने प्रकार की होती थी, तो ये बावड़ियों के विषय में 4 प्रकार बताए हुए हैं। प्राचीन जमाने के अंदर जो बावड़ियाँ बनी थी उसमें एक दरवाजे की जो बावड़ी होती थी उसको नंदा कहा जाता था, 2 दरवाजों की बावड़ी को भद्रा कहा जाता था, 3 दरवाजे की बावड़ी को जया कहा जाता था, 4 दरवाजे की बावड़ी को विजया कहा जाता था। इस प्रकार से अपन अगर भीमदेव प्रथम के शासनकाल की बात करें, ये प्रमुख उपलब्धियां रहती हैं। कुछ इतिहासकारों ने भीमदेव को डरपोक और कायर कहने की भी कोशिश की है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर उसने मोहम्मद गजनवी के युद्ध से, युद्ध नीति के तहत या कूटनीति का उपयोग करके और वह वहां से पीछे हट जाता है, तो उसको कायरता तो नहीं कह सकते, इसको सूझबूझ ही कह सकते हैं या कूटनीति का एक अच्छा उपयोग कहा जा सकता है। उसके बाद में शासक बने भीमदेव और रानी उदयमती के पुत्र कर्णदेव। कर्णदेव जो है 1064 के अंदर गादी के ऊपर बैठते हैं, लेकिन उस समय में जब कर्णदेव सत्ता के ऊपर बैठते हैं तो भीमदेव की दूसरी पत्नी, जिसके साथ में कि उन्होंने प्रेम विवाह किया था, बकुला देवी का
पुत्र जो क्षेमराज है उसको किसी प्रकार का डर सताने लगता है कि शायद कर्णदेव उसकी हत्या करवा सकता है, और उस स्थिति के अंदर वो वहां से चुपके से निकल जाता है और सिद्धपुर के पास में जाकर के दधी स्थली में जाकर साधु के जीवन का वहां पर निर्वहन करता है। काफी सालों के बाद में कहिए या कुछ समय के बाद में जब कर्णदेव को इस चीज का पता लगता है, तब दधी स्थली को कर्णदेव जो है वो क्षेमराज के पुत्र देव प्रसाद को भेंट कर देता है। यहाँ अपन देव प्रसाद के विषय में और आगे चर्चाएं करेंगे। पहले अपन कर्णदेव की बात कर लेते हैं। कर्णदेव के जीवन की क्या क्या उपलब्धियां रही। तो कर्णदेव ये वही कर्णदेव है जिन्होंने कर्णावती नगरी को बसाया था, जिसको आज की तारीख के अंदर अहमदाबाद के नाम से पुकारा जाता है। कर्णदेव ने नवसारी पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार से जब नवसारी पर विजय प्राप्त कर ली तो वहां के शासक नागसारिका ने उसको वापस जीत लिया। इससे नाराज कर्णदेव ने नवसारी पर पुनः हमला किया और उसको जीत करके और दान में दे दिया। लाट प्रदेश, ये लाट प्रदेश जो पहले कभी सोलंकियों के अधीन रहा हुआ था, पुनः स्वतंत्र हो जाता है। कर्णदेव इसको जीत करके पुनः जो है अपने राज्य की सत्ता के अंदर मिला लेता है। और इस प्रकार की इसकी वीरोचित बातों को, इनकी प्रसिद्धियों को सुन करके गोवा के राजवंश चंद्रपुरी का राजा जयकेसी जो है अपने पिता से कर्णदेव की प्रशंसा कर रहा होता है, और जिस समय वो प्रशंसा कर रहा होता है उनकी पुत्री मैलल्ला देवी, जिसको कि आगे इतिहासकारों ने मिनल देवी के नाम से भी पुकारा है, वो प्रशंसा सुन करके कर्णदेव से एक तरफा प्रेम करने लगती है। उसके विषय में कहा गया है कि वो श्याम वर्ण की थी, और उसके प्रेम को देख करके गोवा के राजा जयकेसी ने एक पत्र लिख करके और राजमाता उदयमती को विवाह का प्रस्ताव भेजा। और कहते हैं उसके बाद में जो मिनल देवी का विवाह है वो राजा कर्ण के साथ में हुआ, और उसके बाद में उनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया जयसिंह, जो आगे जाकर के सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के नाम से विख्यात हुआ। मालवा के साथ में सोलंकी राजवंश की सत्ता का टकराव जो है सोरठ और मालवा, इनके साथ में सीमा विवाद और लगातार चलता रहता था। और मालवा के राजा नरवर्मा के द्वारा इस समय में 1094 की ये घटना है, और इस तहत मालवा के राजा नरवर्मा ने पाटन पर हमला किया, और इस युद्ध के अंदर कर्णदेव जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस समय में सिद्धराज जयसिंह मात्र 3 वर्ष के होते हैं, और फिर आगे जो है 7वें शासक के रूप में मात्र 3 वर्ष की अवस्था के अंदर सिद्धराज जयसिंह सोलंकी का राज तिलक होता है। और सिद्धराज जयसिंह सोलंकी ने 1094 से लगा करके 1143 ईस्वी संवत तक पाटन पर शासन या सत्ता को संभाला। सिद्धराज सोलंकी के जीवन परिचय के विषय में और आगे के इतिहास के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय माता जी की।